अस्सलाम वालेकुम। लीजिए मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर की एक बेहतरीन जगह पर आ गया है। कहानी का ज़बरदस्त चल रही है। पाशा जानी टैक्सी ड्राइवर मौजूद है और हशमत बेग है, और जो सर के ऊपर चोट लगी हुई है वो वापस जाना चाह रहा है, लेकिन पाशा जानी इसे रोक रहा है। वो इसे सामने से हटाते हुए बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने क्लिनिक में जाकर मरहम पट्टी कराऊंगा। पाशा ने कहा, क्या पागल हो रहे हो बड़े भाई, चंद कदम के फासले पर सहूलत है, इसे छोड़कर कहीं और जा रहे हो, क्या मरने का इरादा है? वो झंझला कर बोला, हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तुम्हें इसे क्या, जाओ मेरा पीछा छोड़ दो। वो इसे धक्का देकर कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया और इसे स्टार्ट करने लगा। पाशा जानी ने खिड़की पर झुककर कहा, मालूम होता है दुश्मनों ने तुम पर हमला किया है और वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, मुझे बताओ वो कौन है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो एक झटके से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। पाशा जानी ताज्जुब से इसे देखते हुए पाशा जानी ताज्जुब से इसे देखते जाते देखता रह गया। एहतियातन इस गाड़ी का नंबर पढ़ने लगा, फिर इसने पलटकर हॉस्पिटल की तरफ दूर तक देखा। इसका ख्याल था कि एक या एक से ज़ायद दुश्मनों ने इस बेचारे पर क्या हमला किया होगा। वो ज़रूर इसका पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। ये पार्ट 13 है। इससे पीछे आपको अगर देखना है तो फिर पार्ट 12 ज़रूर देखिए, क्यों बोलते तो सिलसिला आपको इंटरेस्टेड लगेगा। जो बदमाशी कर रहा था हशमत, वो जो है सो 12 पार्ट में है, और यहाँ से पाशा जानी की एंट्री हुई है और ये बेहतरीन चल रहा है। आप लोग भी समाज फरमाइए और एंजॉय कीजिए। फिर इसने पलटकर हॉस्पिटल की तरफ दूर तक देखा। इसका ख्याल था कि एक से ज़्यादा दुश्मनों ने इस बेचारे पर हमला किया होगा और ज़रूर इसका पीछा करते हुए यहाँ आएंगे। वो कुछ देर तक इधर उधर नज़र दौड़ाता रहा, मगर कोई एक भी मुश्तबा शख्स इसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसने टैक्सी को लॉक किया, फिर उरुज के क्वार्टर की तरफ जाने लगा। वहाँ पर दरवाजे पर रिहायश पज़ीर डॉक्टर की नेम प्लेट लगी हुई थी। वो एक दरवाजे पर सैयद उरूज अली शाह पढ़ कर रुक गया। बड़ी मोहब्बत और लगन से इस तख्ती को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उरूज सामने चली आ रही है, और वो बेख्याली में हाथ बढ़ाकर उंगलियों से इसे सहलाने लगा। फिर अपनी हिमाकत पर चौंक गया। इसने एक गहरी सांस लेकर कॉल बेल के बटन को दबाया। बेल की आवाज़ सुनते ही एनी ने घबरा कर उरूज के बाजू को थाम लिया। फिर वो आगे आया। वो अपना बाजू थपथपाते हुए बोली, पागल हुई है, आने वाला दुश्मन क्या घंटी बजा कर आएगा, तो आराम से बैठ, मैं देखती हूँ। हॉस्पिटल में अचानक इमरजेंसी हो तो मुझे बुलाया जाता है। वो इसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर आई, फिर कॉरिडोर से गुजरकर बैरूनी दरवाजे के करीब आकर बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ सुनाई दी, जी मैं हूँ पाशा जानी। इसकी आवाज़ कमरे में बैठी हुई एनी के कानों तक भी पहुँची तो वो एकदम से खिल गई। मुहाफिज आ गया था और धड़कते सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। दिल की धड़कन तेज़ होकर बेतरतीब हो गई थी। दूसरी तरफ उरूज की धड़कनें अभी बेतरतीब नहीं हुई थी। दरवाज़ा बंद था, मगर इसे खोलते ही दंग रह गई। इसके सामने कमाल अहमद खड़ा हुआ था। वही कमाल अहमद जिसने इसके डैडी को खून की 2 बोतलें दी थी। इस बार इसका शो बढ़ा हुआ नहीं था, होलिया बिगड़ा हुआ नहीं था, बहुत खूबरू और स्मार्ट दिखाई दे रहा था। यह नहीं कहा जा सकता था कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है। वो बेचैनी से इसे देख रही थी। फिर बोली, तुम तो कमाल अहमद हो? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं कमाल अहमद हूँ, लेकिन अभी तो तुमने अपना नाम पाशा जानी बताया था। वो बदसतूर मुस्कुराते बोला, वो भी दुरुस्त था, मैं 2 in 1 हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, यानी बंदे एक हो और नाम 2 हैं? नहीं, नाम भी एक ही है। मेरा नाम सलामत पाशा है और मुझे पाशा जानी कहते हैं।
اور وہ جو تم نے اپنا نام کمال احمد لکھوایا تھا وہ میرا فرضی نام تھا. میں اپنا نام اصل نام بتانا نہیں چاہتا تھا. میں نے ایڈریس بھی فرضی لکھوایا تھا. تعجب ہے تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اسے تراولی شاہ یاد آ گیا. وہ ایک گہری سانس لے کر بولا یہ میری ایک مجبوری تھی. پھر کسی وقت بتاؤں گا. کیا مس عینی یہاں نہیں ہے؟ وہ چونک کر بولا وہ تو دروازے پر ہی باتیں کرنے لگی. تمہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہا. آؤ اندر آ جاؤ. وہ ایک طرف ہو کر راستے دینے لگی. عینی سنبھل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی. جب وہ کمرے میں آیا تو دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. پاشا نے پوچھا کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی اچھی ہوں. تم نے یہ بحفاظت مجھے یہاں تک پہنچایا تھا. میں تمہیں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. وہ بولا احسان کوئی بات نہیں. جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہوں تو مجھے ایک روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے. عروج نے کہا اچھا تو تم میرے ساتھ بھی کی تھی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے تھے. پھر وہ عینی سے بولی تمہارے یہ پاشا صاحب بہروپی ہیں. انہوں نے کمال احمد کے نام سے میرے ڈیڈی کو خون کی 2 بوتلیں دی تھی. یہ ان کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں انہیں ساری زندگی بھلا نہیں سکوں گی. اس کے آخری الفاظ پاشا کے دل میں اترتے چلے گئے. وہ بولا محبت سے کیا جانے والا کام ایسا نہیں ہوتا. اور پھر میں نے ابھی کیا ہی کیا ہے. محبت میں تو لوگ جان بھی دے دیتے ہیں. عروج نے چونک کر اسے دیکھا. پھر کہا محبت؟ وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا. پھر سنبھل کر بولا ہاں دشمن نفرت سے خون بہاتے ہیں. میں محبت سے بہاتا ہوں. عینی نے پوچھا کس کی محبت ہے؟ وہ بولا ابھی عروج نے پوچھا تھا کہ میں نے اس وقت اپنا نام کمال احمد کیوں لکھوایا تھا. یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا تھا. تمہارا سوال بھی ذرا مشکل ہے کہ میں نے کس کی محبت میں خون بہایا تھا. اس کا جواب بھی میں ابھی نہیں دے سکوں گا. عینی اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی. عروج نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تم نے میری ڈیڈی کو خون دیا ہے. کیا تمہیں میری ڈیڈی سے محبت ہے؟ اس نے عروج کو بڑی محبت سے دیکھا. وہ ذرا گڑبڑا گئی. اس سے نظریں چرانے لگی. دل ہی دل میں تیزی سے دل دھڑکنے لگا. عینی نے پوچھا پاشا تم نے جواب نہیں دیا. اس نے عروج پر سے نظریں ہٹا کر عینی کو دیکھتے ہوئے کہا کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جواب زبان سے نہیں نظروں سے دیا جاتا ہے. وہ دھندلے سے محبوب کو دیکھنے لگی. تم پہلیاں بجھوا رہے ہو. عروج آہستہ سے چلتی ہوئی عینی کے قریب آ گئی. وہ اسے دیکھتے جا رہا تھا اور اس سے نظریں چرا رہی تھی. اور بولا ہاں یہ میری محبت میرے لیے بھی ایک پہیلی ہے. میں بھی اسے بوجھنا چاہتا ہوں. عروج نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. نظریں چار ہوئیں پھر فوراً جھک گئی. عینی نے مسکرا کر کہا میں سمجھ گئی تم کسی ایسی لڑکی سے محبت کرتے ہو جس سے اظہار نہیں کر سکتے. یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے یا نہیں. وہ بولا تم کسی حد تک درست کہہ رہی ہو. عینی شرمانے لگی. اس کے برابر کھڑی ہوئی عروج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاشا کی نظروں کو اپنی طرف آنے سے کیسے روک پائے. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے اس پر عاشق ہو گئی تھی. وہ دراصل الجھ گئی تھی. اس کی احسان مند تھی. اس طرح دیکھنے پر اسے ٹوک نہیں سکتی تھی. وہ محسن تھا. بہت اچھا انسان تھا. وہ اسے سمجھا سکتی تھی کہ وہ عشق و محبت کی قائل نہیں ہے. ایک پریکٹیکل لائف گزار رہی ہے. البتہ اس کی سہیلی اس سے متاثر ہو چکی ہے اور شاید اس سے محبت کرنے لگی ہے. لیکن یہ بات کی باتیں تھیں. پہلی ملاقات میں یہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا. عینی نے کہا تم ابھی تک کھڑے ہو بیٹھ جاؤ. پھر وہ عروج سے بولی کچھ ٹھنڈا یا گرم منگوا دو. وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کوئی تکلف نہ کریں. پھر عروج پر نظریں جما کر معنی خیز انداز میں بولا میں تو بس ملنے اور دیکھنے آیا تھا.
जाने क्यों इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती थी। वो इससे कतरा कर कमरे से जाते हुए बोली, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ। वो इस कमरे से निकल कर किचन में आ गई। इसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्यों इसकी नज़रों की ताब नहीं ला रही है। फ्रिज से बोतलें निकाली और गिलास निकालते वक्त भी इसकी हालत अजीब थी। पाशा जानी ने ऐनी से पूछा, क्या तुम्हारा सौतेला भाई फिर तुम्हें परेशान करने आया था? वो बड़ी अफसरदगी से मुस्कुरा कर बोला, नहीं, इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। वो शायद अब कभी मेरा सामना नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन सामना नहीं करते वो साजिशें करते रहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करेगा? वो सरला कर बोली, हाँ करेगा। जो बदनीयत होते हैं वो अपनी बदनीयती से बाज नहीं आते। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, दुश्मन बदनीयत है और मैं बदनसीब हूँ। अभी कुछ देर पहले किसी दुश्मन ने मुझ पर हमला किया था। इसने चौंक कर पूछा, क्या? उरूज अगर ट्रे में 3 गिलासें लाते हुए बोली, ये दुरुस्त कह रही है, पता नहीं कौन यहाँ घुस आया था। इस वक्त मैं वॉशरूम में थी। वो ट्रे को सेंटर टेबल पर रखकर कुर्सी को देखने लगी। वहाँ 3 कुर्सियाँ और खाली कुर्सी पाशा के करीब थी। वो सोचने लगी। वो बैठने से हिचकिचाने लगी। ऐनी ने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। इसे मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा। पाशा ने खुश होकर इसे देखा। फिर ऐनी से पूछा, तुमने दुश्मन को देखा तो होगा? वो गहरी अफसरदगी से बोली, यही मेरी बदनसीबी है, मैं देखकर भी नहीं देख पाई। वो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैं इसके हमले से बदवास हो गई थी। मैंने चीखना चाहा तो इसने मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर मौका पाते ही मैंने उरूज को पुकारा। पाशा ने उरूज को देखकर कहा, फिर तुम इसकी मदद के लिए आई होगी। हाँ, मैं आना चाहती थी, मगर जब मैंने वॉशरूम के दरवाजे को खोलना चाहा तो बाहर से बंद था। फिर वो दोनों इसे तफसील से बताने लगी। पाशा जानी ने तवज्जो से सुनने के बाद कहा, हो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों किस मुसीबत में पड़ गई थी। ये बताओ, फिर इससे तुम नजात कैसे हासिल हुई? ऐनी ने कहा, मेरे हाथ में शीशे का गुलदान आ गया था। मैंने गुलदान इसके सर पर दे मारा। ज़ोरदार ज़रब ने इसे चकरा दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ गया तो मैं फ़ौरन ही बेड से उतरकर वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच गई, मगर इसे खोलने और उरूज के बाहर आने तक वो कमबख्त जा चुका था। वैसे मेरा ख्याल है कि बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। उरूज ने तायद में कहा, हाँ, इधर देखो, फर्श पर खून के धब्बे हैं। पाशा एकदम से उठ कर खड़ा हो गया। फिर बोला, क्या ऐनी ने इसके सर पर ज़रब लगाई थी? हाँ, इतनी ज़ोर से मारा था कि गुलदान टूट गया था। वो जल्दी से बोला, ओ गॉड, मैंने जिस ज़ख्मी हालत में यहाँ से जाते हुए देखा वही तुम्हारा दुश्मन होगा। इस नौजवान के माथे पर ज़ख्म था। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर उरूज ने कहा, अगर तुम इसे किसी ज़ख्मी शख्स को देखा है तो फिर वो वही दुश्मन होगा। ये बताओ किस तरफ गया है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कहाँ गया है, मगर किसी क्लिनिक में जाकर मरहम पट्टी कराने की बात कर रहा था। क्या वो किसी टैक्सी में गया था? नहीं, इसकी अपनी गाड़ी थी। वैसे एक बात समझ में आती है कि वो दुश्मन तुम्हें अच्छी तरह जानता है। ये जानता है कि वो दिन की रोशनी में तुम्हारे सामने आएगा, तब भी तुम इसे पहचान नहीं सकोगी। उरूज ने सोचती हुई नज़रों से ऐनी को देखा। फिर मुझसे तो ये जवाद की हरकत मालूम होती है। पता नहीं, इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जवाद को पहचानता हूँ। वो जवाद नहीं था, कोई और दूसरा जवान था। ऐनी ने परेशान होकर पूछा। उरूज ने कहा, अब हम एक ही दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं और कोई दूसरा दुश्मन हमारी इस नादानी से फ़ायदा उठा रहा है। पाशा ने कहा, वो जो कोई भी है, इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है चाहिए। उरूज ने कहा, ऐनी के कज़न सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, मैं इनके नंबर पंच करती हूँ। ऐनी, तुम इससे बात करो। इसने मोबाइल नंबर पर नंबर पंच करके इसे ऐनी की तरफ बढ़ा दिया। इसे कान से लगाकर रब्ता होने के बाद बोली, हेलो जीशान भाई, मैं ऐनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो, कैसी हो? सुना है शाम को घर आने वाली हो। जी, आने वाली हूँ, मगर इससे पहले एक नई मुसीबत मेरे पास चली आ गई है। कैसी मुसीबत? वो फ़ोन पर इसे तफसील बताने लगी। जीशान ने पूछा, तुमने इसका चेहरा तो देखा होगा। वो बोली, आप तो जानते हैं मेरी बीनाई कमज़ोर है, फिर भी मैंने अपना बचाव गुलदान से करके
फूलदान के ज़रिए कर लिया था। इसके माथे पर ऐसी ज़रब लगी थी कि लहू लुहान होकर यहाँ से गया है। अच्छा, माथे पर ज़ख्म के निशान के अलावा और कोई निशानी बता सकती हो? ऐनी ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा, जिस टैक्सी ड्राइवर ने कल रात मुझे बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचाया था, इसने इस दुश्मन को एक कार में जाते हुए देखा है। क्या इसका मॉडल और नंबर बता सकता है? ऐनी ने पाशा से पूछा, क्या तुमने कार का नंबर पढ़ा था? पाशा ने फ़ोन इससे लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा, सर मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ, मैंने कार का नंबर पढ़ा है। आप नंबर नोट करें, HI 72701। ये सुनते ही उरूज और ऐनी अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। फिर उरूज ने फ़ौरन ही मोबाइल इससे लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा, भाईजान मैं उरूज बोल रही हूँ, ये तो मेरे भाई की कार का नंबर है। मैं समझ गई वही यहाँ आए थे। मैं बयान होकर इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। आप फ़ौरन इन्हें हिरासत में लेने के इंतजाम करें। उरूज ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ऐनी इसे लपट कर रोने लगी, कहने लगी, ये तुम्हारे भाईजान ने क्या किया? वो नफ़रत से बोली, उन्होंने जलालत की है, वो मुजरिम है और मुजरिम किसी का भाई नहीं होता। मैं तेरे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ कि आइंदा कभी भी मैं इन्हें अपना भाई नहीं कहूँगी। पाशा इन दोनों सहेलियों को मोहब्बत से देख रहा था। मैं तेरे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा कभी मैं इन्हें अपना भाई नहीं कह सकूँगी। पाशा इन दोनों सहेलियों को मोहब्बत से देख रहा था और उरूज के प्यार के अंदाज को देखकर सोच रहा था, क्या ये मेरे दिल में घुस आने वाली मुझे भी ऐसा भरपूर प्यार देगी? मेरे गले लगकर मेरे ज़ख्मों को अपने गले लगा करेगी? ये हसरतें बड़ी सरकश होती हैं, दूर से दिखती हैं और करीब पहुंचने की जिद करने लगती हैं। वो इन लम्हात में ऐनी की जगह पहुंच गया था और इसे गले लगा रहा था। ज़ीशान सुबह 6 बजे घर आया था और आते ही बिस्तर पर गिर पड़ा था। इस्मा को ही अपने करीब खींच कर बोला, कोई शिकायत ना करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो, सोकर उठूँगा तो खूब बातें करूँगा। वो इसके बाजुओं में आकर चुप हो गई थी, सारे गिले शिकवे भूल गई थी। वो 5 घंटों तक एक ही करवट गहरी नींद सोता रहा और अपना सर इसके सीने से लगाए इसकी धड़कनें सुनती रही। कभी सोती रही, कभी जागती रही, कभी सोती रही, कभी अंदेशों में मुब्तला होती रही कि इसे इस कदर चाहने वाला शौहर रात भर कहाँ रहा था। किसी शौकन के पास तो नहीं था। वो इसके इस कदर करीब थी कि इसके बदन से पराई महक को महसूस कर लेना चाहती थी। क्या वो किसी शौकन की पहुंच तक पहुंच सकती थी? नहीं, कभी नहीं। अंदेशों में मुब्तला रहने वाली बीवियां दूर तक शौहरों पीछे भागती रहती हैं। इन्हें शौकन का साया दिखाई देता है, लेकिन शौकन दिखाई नहीं देती। अगर इस्मा की गोद में कम से कम एक ही औलाद आ जाती तो कमबख्त तमाम अनजाने शौकनों की मौत आ जाती और तमाम अंदेशे एक वक्त ख़त्म हो जाते। सराहने रखे हुए फ़ोन का बजर बोलने लगा। इसने चौंक कर खिड़की तरफ देखा। 11 बजने वाले थे। वो ही नहीं चाहती थी कि ज़ीशान की नींद में खलल पड़े और वो बेदार हो जाए, मगर वो दानस्ता फ़ोन को अपने सराहने रखता था ताकि अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो तो फ़ौरन ही कॉल करने वाले का इससे रब्ता हो जाए। दूसरे ही बेर पर इसकी आँख खुल गई। वो उठकर बैठने लगा। वो भी उठते हुए बोली, क्या मुसीबत है? आप अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते और कोई ना कोई कॉल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो कॉल को कभी अपनी सौतन समझती हो, ये जानती हो कि मुझे एडवेंचर लाइफ पसंद है। फिर भी अस्मा ने नागवारी से मुंह बनाया। वो फ़ोन उठाकर नंबर पढ़ रहा था, फिर इसे ऑन करके कान से लगाया। बोला, हेलो उरूज। दूसरी तरफ ऐनी थी। वो इसे बताने लगी कि वो उरूज के पास है और किसी दुश्मन ने इस पर हमला किया है। ये वही वक्त था जब पाशा जानी उरूज और ऐनी के पास था। फिर इसने फ़ोन पर ज़ीशान को
कार का नंबर बताया था। उरुस की गवाही से साबित हुआ था कि वो हशमत की कार है और इसी ने ऐनी पर हमला किया है। जीशान तमाम तफसीलात सुनने के बाद फ़ौरन उठकर फ़ोन बेड से उतर गया। फ़ोन को ऑफ करके फ़ौरन ही अपने बेड से उतर गया। इस्मा ने पूछा, क्या हो गया? ऐनी आखिर कहाँ भटक रही, घर क्यों नहीं आ रही है? अब किसने इस पर हमला किया है? इसने हशमत के बारे में बताया तो ताजुब से बोली, खैरियत है? इसकी इतनी अजीज़ तरीन सहेली के भाई ने ऐसी हरकत की है? उरुज इसकी जितनी बेहतरीन सहेली है, इसका भाई इतनी ही बदतरीन खसलतों का मालिक है, बहुत ही आज़ाद और अय्याश है। जीशान ने टेलीफोन के करीब आकर रिसीवर उठाया और अपने एक महारत से राब्ता कायम करने लगा। इसे हशमत का पूरा नाम, घर का पता और इसके कार नंबर नोट कराने के लगा। फिर फ़ौरन इस कार को तलाश करो, वो ज़ख्मी है, ज़रूर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल की तरफ गया होगा। ऐसी जगहों को अहमियत देते हुए अपना लाइन ऑफ एक्शन तैयार करो। मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूँ। इसने मज़ीद कुछ हिदायत देकर फ़ोन को बंद कर दिया। इस्मा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, आप फिर जा रहे हैं? अगरचे कि यह हमारी ऐनी का मामला है, फिर भी आप यहाँ बैठे बैठे सारी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे मेरे काम के तरीके के बारे में ना समझाया करो। अब मैं तुम्हारे मशवरों पर चलकर मुजरिमों का ताक़ब क्या करूं? मेरी वर्दी निकालो और प्रेस करो, मैं गुस्ल कर रहा हूं। वो बाथरूम में जाकर दांतों को ब्रश करने लगा। बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अलमारी से वर्दी निकालते हुए बोली, आपने कहा था सोकर उठेंगे तो बातें करेंगी, क्या ये बातें हो रही हैं? आँख खुलते ही फिर भाग दौड़ शुरू हो गई है। भाई मैं अभी गुस्ल कर रहा हूँ, फिर नाश्ता करूँगा, इसके बाद कपड़े बदल कर जाऊँगा। इस दौरान में तुम बहुत सी बातें कर सकती हो, पहले नाश्ता के लिए कह दो। इसने इंटरकॉम के ज़रिए घर के खानसामा से कहा, ठीक, मैं 20 मिनट के बाद साहब के लिए नाश्ता ले आऊँ। फिर इसने जीशान से कहा, आधी रात के बाद ये मालूम हो गया था कि ऐनी उरुज के पास पहुंची हुई है, फिर आप घर वापस क्यों नहीं आए? अस्मा, समझा करो, दूसरे भी मामलात होते हैं, एक ऐसा अहम केस आ गया था जिससे निमटना ज़रूरी था। वो स्त्री आन करते हुए बोली, हाँ, बहुत खूबसूरत गुलकारा है, इसके गाने का अंदाज सबसे अलग है और वो ख़ुद भी रंग और रूप में यकता है, लेकिन इस वक्त इसका तस्करा कहाँ से निकल आया? आप किसी की बात कर रहे थे? वो बोला, मैं किसी केस की बात कर रहा हूँ, पिछली रात वही मेरे ऑफिस में आई थी। अस्मा ने एकदम से चौंक कर बाथरूम की तरफ देखा। खुले दरवाजे से जीशान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो जितनी खूबसूरत है इतनी ही बदनसीब है। आप इस बदनसीब के साथ सुबह तक क्या करते रहे? जीशान ने इसके तंज पर ध्यान नहीं दिया, बड़ी सादगी से बोला, मुकद्दर भी क्या चीज़ है, किसी को औलाद से महरूम रख देती है, माँ नहीं बना सकती, और किसी को माँ बनने का मौका देती है, और किसी माँ देता है फिर औलाद होते ही छीन लेता है। इस बात ने इस्मा को मुतासर किया। वो बोली, अब आप गुलरख की बात करते करते किसी औलाद से महरूम हो जाने वाली की जिक्र कर रहे हैं। मैं इसी गुल खानम की बात कर रहा हूँ। 1 माह पहले इसके बेटे को जन्म दिया था और पिछली रात इसके शौहर ने इस बच्चे को गला दबाकर मार दिया। वो स्त्री करते करते एकदम से उछल पड़ी, फिर इससे बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कोई बाप अपने प्यारी सी जान अपने बेटे की जान कैसे ले सकता है? ऐसा ही हुआ है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? भला ये भी कोई यकीन करने वाली बात है? हम औलाद को तरस रहे हैं और इस जालिम बाप की नज़र में बच्चे की कोई औकात ही नहीं थी। इस बेचारी माँ ने कैसे परेशानी से गुजर कर इस बच्चे को जन्म दिया होगा और इस कमबख्त ने अपने बेटे को मार डाला। क्या इंसान ऐसा जालिम भी हो सकता है? हाँ, इंसान ही जालिम हो सकता है। शैतान तो ख्वामखा बदनाम है, इंसान से बड़ा शैतान और कोई हो ही नहीं सकता। वो बड़ी अफसरदगी से इसके बारे में सोच रही थी। फिर इसने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, बेचारी, अब
बच्चे के बगैर कैसे ज़िंदगी बस गुजारेगी मेरी तो मैं सब्र करूँगी, मगर इसकी तो औलाद होकर मर गई है, वो सब्र करेगी। इन्हीं बातों के दौरान वह गुस्ल कर से फारिग होकर वर्दी पहनना शुरू कर दिया। नाश्ता कर रहा था वो, एक तो उस पर मक्खन लगाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मुक़द्दर ऐसे तमाशे क्यों दिखाता है? अब मैं भी इसे ऐसे सोचती रहूँगी कि काश वो बच्चा मेरी गोद में होता, मेरे गले से लगा कर रखती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को मेरे पास आने से पहले ही हलाक कर दिया गया है। इसकी आंखें भीग रही थी। ज़ीशान ने बड़ी मोहब्बत से इसे देखा, फिर इसके हाथों को तसल्ली देने के अंदाज में थपकने लगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हम मुक़द्दर के हाथों किस कदर मजबूर हैं। हमारी तकदीर बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारा मुक़द्दर वही करता है जो हमारे हाथों की लकीरें कहती हैं। हम इन्हें अपने साथ लेकर पैदा होते हैं और कहा जाता है कि हम इन्हें बदल सकते हैं। हमारी दुनिया में कितने ही हौसलामंद ऐसे हैं जो अपने वाक़े इन्हें बदल कर रख देते हैं। जब लकीरें बदलती हैं तो मुक़द्दर की चाल भी बदल जाती है। इस वक्त ज़ीशान दुरुस्त कर रहा था। मैं इनकी बातें सुन रहा था। ऐसा कहने वाला अपने हाथ की लकीरों को नहीं जानता कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। इस्मा ने एक प्याली में चाय उंडेलते हुए कहा, अब तो वो बेचारी माँ भी नहीं बन सकेगी, तलाक हो चुकी है, और अच्छा हुआ कि ऐसा जालिम मर्द इससे छूट गया। वो चाय की प्याली उठाते हुए बोला, माँ तो वो बनेगी। इस जालिम से नजात के बाद कहीं तो शादी करेगी। अब इसमें माँ बनने का जज्बा शिद्दत अख्तियार कर गया होगा। इसे शौहर की आरज़ू चाहे ना हो, मगर बच्चे की आरज़ू इसे चैन से नहीं रहने देगी। वो मकतूल बच्चा इसकी खोप में कहता रहा होगा, माँ मैं आना चाहता हूँ, मैं फिर से आना चाहता हूँ। अस्मा इसके हाथ पर हाथ रखते हुए तड़प कर बोली, बस करें, ऐसी बातें सुनकर एक माँ का कलेजा फटता है। मैं तो कहती हूँ जब वो बांझ नहीं है तो इसे ज़रूर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर अस्मा को देखा। ज़ीशान ने कहा, हाँ दूसरी शादी करनी चाहिए, मगर अभी तो इसके ज़ख्म ताज़ा हैं। इद्दत के अयाम से गुज़रने और अपने साबिक़ा शौहर को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने के बाद ही अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करेगी। क्यों मुक़दमे के दौरान मुझे मालूम होता रहेगा कि वो आइंदा क्या करना चाहती है। मैं इसके साथ रहा करूँगा। अस्मा चौंक कर इसे देखा। वो चाय के घूंट हलक से उतार रहा था। वो तड़क कर बोली, आप इसके साथ क्यों रहेंगे? ये मेरा केस है, मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ रहना होगा। मुक़दमा ख़त्म होते हाँ ये मेरा केस है, और मुक़दमा ख़त्म होते ही मेरा केस भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए पार्ट नंबर 13 मुलाकात कीजिए। बेहतरीन कहानी चल रही है आगे, सिलसिलेवार कहानी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही तजस्सुस से भरी हुई कहानी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी। ये पार्ट नंबर 12 ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।